गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 25 मार्च 2024 है और हम आपके करंट अफेयर्स के इस सेशन के लिए आज हाजिर हैं। हर दिन की तरह आज भी हमारे पास कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लेकिन उसके पहले आज है होली। तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या आप लोग आज होली खेलने वाले हैं या फिर खेल चुके हैं? अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो ज़रूर से बताइएगा। बहुत बढ़िया तरीके से उम्मीद करता हूं कि आप या तो होली सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, और इसी के साथ आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर दिन की तरह आज भी मेरे पास कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप सभी लोगों के लिए हैं जिन पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, हर बार की तरह हम लोग द हिंदू को एक्सप्लोर करेंगे कि फ्रंट पेज पर क्या है। केजरीवाल जी गिरफ्तार हो चुके हैं, हम सभी लोगों को पता है। और जो एक लिकर स्कैम केस अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, जिसके ऊपर पूरे मामले में आरोप हैं केजरीवाल जी के ऊपर कि 100 करोड़ से लेके 600 करोड़ के बीच का ये घोटाला हो सकता है। और ईडी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल जी काफ़ी लंबे समय से रहे थे। 9 सम्मन्स को मिस करने के बाद फाइनली उन्हें 7 दिनों की हिरासत में लिया गया है। ईडी के द्वारा पूछताछ जारी है। इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल जी भारत के पहले सर्विंग सीएम बन गए हैं जिनको जेल में डाला गया। इंडिया ब्लॉक, जो कि एक ऑपोजिशन ब्लॉक है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को काउंटर करते हुए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, वो एक रैली होल्ड करने वाले हैं केजरीवाल जी की अरेस्ट के अगेंस्ट में। उनका ये मानना है दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द अरेस्ट ऑफ केजरीवाल जी, रेदर इट इज अ कंप्लीट इनिशिएटिव और द एफर्ट टू सप्रेस ऑपोजिशन। तो 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इस महा रैली के आयोजन का प्लान है। टॉप लीडरशिप जो अपोजिशन अलायंस की है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी और उनका ये कहना है कि वो कंट्री के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगे। ठीक है, दिल्ली के जो सीएम हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए, जेल में रहने के बावजूद वो अपने पद पर बने रहेंगे और वो अपने ऑर्डर्स जेल से इशू करते हुए अपनी गवर्नमेंट को रन करेंगे। रीजन बीइंग, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर अपराध साबित नहीं हुए हैं, जो केवल इन्वेस्टिगेशन पर्पस से आरोपों के आधार पर जेल में गया हुआ है, उसे अपने पद से रिजाइन करना होगा या वो सरकार नहीं चला सकता। ऐसा कोई नियम नहीं है, तो वो जेल से अपनी सरकार चला सकते हैं। तो ये तो पूरा मामला एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल से फ्रंट पेज पर है। द हिंदू को आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगी। हमारे चंद्रयान 3 ने जिस लोकेशन को हिट करते हुए लैंड किया मून के ऊपर, ठीक है, तो चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग वाली लैंडिंग साइट रही, उसे हमने नाम दिया था स्टेशियो शिव शक्ति। ये नाम हमने अपनी ओर से दिया था, लेकिन इन नामों को अप्रूवल चाहिए होता है, और वो जो अप्रूवल होता है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की तरफ से आता है। एंड फॉर्चुनेटली एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल कि IAU ने हमारे इस नाम को अप्रूव कर दिया है। मतलब उस लोकेशन को पूरी दुनिया के लिए स्टेशियो शिव शक्ति के नाम से ही जाना जाएगा। इसके ऊपर मेरे पास एक सेपरेट आर्टिकल है, मैं उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन हम शुरुआत करेंगे अपने पहले आर्टिकल के साथ, एंड दैट इज अबाउट ब्रेन ड्रेन। वाओ, बड़ा बढ़िया आर्टिकल है ये ब्रेन ड्रेन का। IMA ने अभी ब्रेन ड्रेन के इस मामले को लेकर काफ़ी तल्खी जताई है। सबसे पहले तो ये IMA क्या है, ये पूरा मामला क्या है, और ये ब्रेन ड्रेन क्या होता है, आइए बातचीत करते हैं। ड्रेन का मतलब होता है किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। जब पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो हम उसे कहते हैं ड्रेनेज। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से पैसा भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। ठीक है, अगर वो वन साइडेड मूवमेंट है तो ना। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ते वक्त ड्रेन ऑफ वेल्थ की काफ़ी सारी चर्चा सुनी होगी, जिसमें दादा भाई नौरोजी और कई सारे और हिस्टोरियंस बात करते हैं। ऐसा ही एक मॉडर्न टर्म है जिसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। जैसे पानी का ड्रेन होना और वेल्थ का ड्रेन होना, ये तो काफ़ी पुरानी बातें रही, लेकिन हाल फिलहाल में एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, एंड दैट इज ड्रेन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का मतलब यहाँ पर किसी का दिमाग निकाल के किसी दूसरी जगह लेके नहीं चले जाते हैं, जिसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। ब्रेन ड्रेन में कुछ ऐसे लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं काम करने, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिमान हैं, और वो किसी कंट्री के लिए एसेट साबित हो सकते हैं। इंडिया में ये गंभीर समस्या है। यहाँ पर जो बहुत हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड के हों, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हों, चाहे वो मैनेजमेंट फील्ड के हों, या फिर वो लीगल एक्सपर्ट हों, वो सभी लोग बहुत हाई क्वालिफिकेशन अवेल करने के बाद इंडिया में नहीं ठहरते।
वो किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में चले जाएंगे, वो फ्रांस, जर्मनी, यूके या फिर यूएस या कनाडा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें इंडिया में जॉब मिलती ही नहीं है। या तो उन्हें यहाँ अच्छी पेमेंट नहीं मिलती, पर्क्स नहीं मिलते, कई बार तो उन्हें काम ही नहीं मिलता। ऐसी कंडीशन में इंडिया में पढ़ने लिखने वाली एक बहुत बड़ी आबादी दूसरे देशों में जाकर काम करती है। वो लोग हमारी कंट्री के लिए एसेट हो सकते थे, इंडिया की सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को इंडिया में होल्ड नहीं कर पाते। ये शायद इंडिया के ओवरऑल इकोसिस्टम की कमी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो उसे उसकी योग्यता के अनुसार पर्क्स, प्रिविलेजेस एंड सैलरीज मिलनी चाहिए, जो कि शायद हम ऑफर नहीं कर पाते और ये लोग इंडिया को छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, कुछ खामियां उनकी भी रहती हैं, वो थोड़े कम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पर भी इंडिया को सर्व कर सकते हैं। अगर उनके अंदर ऐसी कोई जील हो तो ज़्यादातर लोग इतना बड़ा दिल नहीं दिखा पाते। तो ब्रेन ड्रेन इंडिया की एक बड़ी समस्या है और यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के बेस्ट माइंड्स को इनवाइट भी करते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है अभी ब्रिटेन से। ब्रिटेन की जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसमें डॉक्टर्स की कमी है। तो यूके का जो एनएचएस है, एनएचएस का यहाँ पर मतलब होता है नेशनल हेल्थ सिस्टम। नेशनल हेल्थ सिस्टम को आप ऐसे समझो कि यूके में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास डॉक्टर्स की कमी है और इसीलिए उन्होंने एक इनिशिएटिव रन किया कि वो दुनिया के बाकी देशों से डॉक्टर्स को हायर करेंगे यूके के एनएचएस में, यानी कि नेशनल हेल्थ सिस्टम में। वो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दूसरे देशों के डॉक्टर्स को हायर करने वाले हैं और ऐसा उन्होंने प्लान या फिर मन बना रखा है। अब देखिए, यहां पर जब ये पूरी प्लानिंग कर ली गई है, यहां पर जब ये पूरी प्लानिंग कर ली गई है तो इस पर्सपेक्टिव से उन्होंने इंडिया से भी 2000 डॉक्टर्स को इनवाइट किया और चूंकि वो ऑफिशियली इसको इनवाइट नहीं कर सकते तो उन्होंने इसका प्रपोजल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को दिया। उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से यानी कि इंडिया के आईएमए से ये बोला कि भाई साहब आइए हम लोग थोड़ी बातचीत करते हैं और आप अपने यहाँ से 2000 डॉक्टर्स हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम उन्हें जॉब्स देंगे अपने यहाँ और उनको अच्छे पर्क्स दिए जाएंगे। ऐसे केस में उनके लिए काफ़ी आराम हो जाएगा। आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि एक नेशनल लेवल का वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं उनकी ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ये डॉक्टर्स के इंटरेस्ट और पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। उन्हें जब ऐसा प्रस्ताव मिला तो उन्हें काफ़ी चिंता हुई। उन्हें लगा 2000 डॉक्टर्स, 2000 हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स अब ब्रिटेन चले जाएंगे तो इंडिया के लोगों का क्या होगा, इनका इलाज कौन करेगा? क्योंकि जब वो हायर किए जाएंगे तो वो इंडिया के टॉप डॉक्टर्स होंगे जो ब्रिटेन जाएंगे। इंडिया में तो वैसे भी डॉक्टर्स की कमी है। ऐसे केस में अगर हम अपने टॉप डॉक्टर्स भेज दें यूके में तो यहां हमारा इलाज कौन करेगा, हमारे यहाँ के हॉस्पिटल्स को कौन संभालेगा? जब ऐसा प्रपोजल आया तो आईएमए ने यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत ही पोलाइटली ब्रिटेन के इस प्रस्ताव को नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, हम अपने 2000 टॉप माइंड्स आपके पास नहीं भेज सकते। वो इंडिया में रहेंगे, लाखों लोगों की जान बचाएंगे, हम ऐसे लोगों को आपके पास कैसे भेज सकते हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी कहा कि चेरी पिकिंग करी जाती है यूके के एनएचएस के द्वारा। चेरी पिकिंग समझते हो? चेरी किसी भी चीज़ के ऊपर जो सबसे ऊपर लगाई जाती है, चीज़ जो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, जो उसकी वैल्यू को बढ़ा देती है। तो इंडिया में बहुत सारे टॉप डॉक्टर्स हैं जो इंडिया के मेडिकल सिस्टम की वैल्यू को बढ़ाते हैं और ऐसे ही डॉक्टर्स को निशाना बनाया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा। वो इन्हीं डॉक्टर्स को पिक करके अपने यहाँ बुला लेते हैं और फिर इंडिया में लोग बिना इलाज के या खराब इलाज के साथ सफ़र करते हैं। तो यही कहा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कि ये वेस्टर्न कंट्रीज चेरी पिकिंग करते हैं और वो यहाँ इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं उनको अपने यहाँ बुला लेते हैं। इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन ड्रेन। अगर हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात करें जिसने इन 2000 डॉक्टर्स को ब्रिटेन में रिक्रूट करवाने से मना कर दिया, इस एसोसिएशन को 1928 में बनाया गया था जब 5th ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस कैलकाटा में हुई थी। उस समय हम गुलाम हुआ करते थे। 1946 में आईएमए ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जब उन्होंने वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन को बनवाने में हेल्प की। और जब वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन बना था तो उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही बनाया गया था और 34 राज्यों में इसकी ब्रांचेस भी बनाई गई हैं। आईएमए की अगर हम बात करते हैं तो ये एमबीबीएस ग्रेजुएट्स को, अभी देखिए पूरा मामला क्या निकल के आया। आईएमए ने जब ये बोला ना कि भाई हम अपने डॉक्टर्स आपको नहीं देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू सेंड 2000 डॉक्टर्स टू यूके बिकॉज हमें हमारे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने इस बात के ऊपर भी जोर दिया
कि हमारे खुद के यहाँ डॉक्टर्स या एमबीबीएस जो ग्रेजुएट्स होते हैं ना, उनको इनफ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। समझना चाहिए ना कि आखिर क्यों कोई यूरोपियन कंट्री बहुत आराम से हमारे डॉक्टर्स को इन्वाइट भी कर ले जा रहा है, उन्हें जॉब भी दे ले रहा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो एमबीबीएस ग्रेजुएट्स हैं उन्हें जॉब्स मिल कहाँ रही हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमें एफर्ट्स करने होंगे कि हम अपने यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकें और इन ग्रेजुएट्स के लिए करियर प्रॉस्पेक्ट्स हम क्रिएट करें। नहीं तो फिर तो वो यहाँ नहीं रुकेंगे ना, आप कितना रोक लोगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपने अभी बोल दिया कोई इंडिविजुअल अप्लाई करके चला जाएगा, तो क्या आप रोक लोगे? क्या आप नहीं रोक पाओगे? आप उनको तभी रोक पाओगे जब आप उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ इंडिया में दोगे। आईएमई एक पोर्टल इसी पर्पज से बनाने वाला है, जो पोर्टल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन यंग डॉक्टर्स को देगा, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हम कमर्शियल एंटिटीज के साथ पार्टनरशिप करेंगे और इन ग्रेजुएट्स को बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे। आईएमए ने इस बारे में कंसर्न भी रेज किया कि मेडिकल कॉलेजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जो बढ़ रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी संख्या में ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। कई बार वो ग्रेजुएट्स बहुत क्वालिटेटिव नहीं होते हैं, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो एक तो हमें क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स चाहिए, और दूसरी ओर हमें इन्हें एम्प्लॉय करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी है। ये सच्चाई है कि हमारे यहाँ उतने डॉक्टर्स नहीं हैं जितने की ज़रूरत है। वर्कलोड जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये समझिए कि कहा जाता है कि डॉक्टर्स एंड पुलिस का कोई टाइम नहीं होता, उन्हें कभी भी बुला लिया जाता है। तो डॉक्टर्स रात को सो रहे होते हैं, उन्हें कॉल करके बुला लिया जाता है कि पेशेंट हैं, इनकी जान खतरे में है, आप आ जाइए। तो डॉक्टर्स इतनी संख्या में नहीं है ना कि डे में कोई और नाइट में कोई और ड्यूटी कर सके, इसलिए उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। उनके वेजेस इंडिया में काफ़ी कम है। तो हमें इन सभी रेफरेंस पर काम करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे बेस्ट माइंड्स इंडिया में रहें, वो किसी दूसरे देश में ना जाएं, वो इंडिया में रहकर लाखों लोगों की जान बचाएं। तो हमें इस बात को इंश्योर करना होगा कि उन्हें इंडिया में वो सही जगह मिले जो वो डिजर्व करते हैं। तो ये तो ब्रेन ड्रेन का ये पूरा आर्टिकल रहा। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट आर्टिकल एंड दैट इज अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका ने 6 सालों का मोराटोरियम अवेल कर लिया है। श्रीलंका काफ़ी लंबे समय से बातचीत कर रहा था इंडिया के साथ और पेरिस क्लब के साथ। इंडिया ने खूब सारा डेट दे रखा है श्रीलंका को। हालांकि इंडिया का डेट काफ़ी सॉफ्ट होता है फॉर श्रीलंका। इट्स नॉट लाइक चाइना, जहां पर चाइना इस तरीके से डेट देता है कि वो श्रीलंका को ट्रैप कर ले और उनका कोई पोर्ट, उनका कोई एयरपोर्ट अपने कब्जे में ले ले। इस तरीके के लोन्स नहीं दिए जाते इंडिया के द्वारा। इंडिया अक्सर बहुत सॉफ्ट और ईजी लोन्स श्रीलंका को देता है जब भी वो क्राइसिस में रहते हैं। तो अभी जो इंडिया ने डेट दे रखा है, इनफैक्ट पेरिस क्लब जो कि 22 यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप है, पेरिस क्लब 22 यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप है जो देशों की मदद कर दिया करते हैं जब वो क्राइसिस में होते हैं। तो इन लोगों ने श्रीलंका को लोन दे रखा है। अब श्रीलंका की इकॉनमी अभी इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही है कि वो इनके लोन्स को रीपे कर सकें। तो श्रीलंका ने इन दोनों ही लोगों से बातचीत शुरू की। इस बातचीत के तहत श्रीलंका को 6 सालों का मोराटोरियम दिया जाएगा। इस मोराटोरियम का मतलब ये होता है कि आप अपना ब्याज वगैरह मत चुकाओ, छूट आप 6 साल के बाद चुका देना। दूसरा कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है रीपेमेंट पीरियड के लिए, कि आप बहुत कम ब्याज देना, आप बस प्रिंसिपल अमाउंट लौटा देना बहुत ही थोड़े ब्याज के साथ, और 6 साल तक आप रिलैक्स करो और अपनी इकॉनमी को रिवाइव करो। इतनी सहूलियत इंडिया ही श्रीलंका को दे सकता है। चाइना इतनी सहूलियत कभी भी नहीं देता, किसी भी देश को नहीं देता। ऐसे कंडीशन में तो वो मौके का फ़ायदा उठा के आपका कोई ना कोई पोर्ट ही आपसे मांग लेगा, आपका कोई आइलैंड आपसे मांग लेगा, उधर जाके अपना बेस बना लेगा। बट इंडिया ऐसा नहीं करता है। तो इंडिया ने 6 सालों का मोराटोरियम ऑफर किया है और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करने की बात की है। एडिशनली ये भी कहा गया है कि हम सभी लोग मिलकर मदद करेंगे कि आपको आईएमएफ से अच्छा पैकेज मिल जाए और आपकी इकॉनमी रिवाइव कर जाए। तो 22 देशों का ये क्लब, पेरिस क्लब, और इंडिया मेकिंग एफर्ट्स कि हम लोग श्रीलंका की इकॉनमी को बेटर बना सकें। देखो, हर कोई चाहता है कि उसका पड़ोसी स्टेबल रहे। अभी जैसे जयशंकर जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि एवरीवन वांट्स अ स्टेबल नेबर, अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव वन। वो पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे थे कि हमारे पास एक अनस्टेबल पड़ोसी है जो हमारा सिरदर्द बना हुआ है। हम नहीं चाहेंगे ना कि श्रीलंका किसी भी पर्सपेक्टिव से अनस्टेबल बने। एक अच्छा और साउंडिंग पड़ोसी आपके भी काम आता है। तो जो पेरिस क्लब है उसकी बात करते हैं। पेरिस क्लब की जो मीटिंग है वो 1956 में हुई थी, जब अर्जेंटीना ने एक एग्रीमेंट किया था और पेरिस में उसने अपने सभी क्रेडिटर्स को बुलाया। कई सारी यूरोपियन कंट्रीज से अर्जेंटीना ने लोन ले रखा था, तो वहाँ पर उसने कई सारे अपने जो क्रेडिटर्स हैं, वो देश जिनसे उसने लोन ले रखा था, सबको बुलाया और वहाँ पर बातचीत हुई। उसी बातचीत के दौरान फॉर्मली ये पेरिस क्लब बना।
ये यूरोप के कुछ ऐसे देशों का ग्रुप है जो लोगों को लोन दे दिया करते हैं। इंडिया भी देता है लोन, इंडिया लेता भी है लोन, सभी लोग ऐसा करते हैं। तो ये वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज हैं, मतलब वेस्ट की वो कंट्रीज जो लोन दे देती हैं लोगों को जब उन्हें मदद हो तो। और ये ऑफिशियल क्रेडिटर्स का एक फोरम बन गया जो मदद कर दिया करते हैं किसी भी ऐसी कंट्री को जिसने लोन ले रखा है और वो प्रॉब्लम में है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सस्टेनेबल डेट रिलीफ सॉल्यूशन। आपने कर्ज ले रखा है लेकिन आप उसे पे नहीं कर पा रहे हो, आपको मुश्किल आ रही है, तो ये लोग थोड़ी बहुत मदद आपकी कर देते हैं। इसमें टोटल 22 कंट्रीज हैं एंड यू कैन सी कि यहाँ पर देखिए कितने सारे जो देश हैं वो इसका हिस्सा हैं। ठीक है, ये जो डार्क ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ना, ये वो कंट्रीज हैं जो कि पेरिस क्लब का हिस्सा हैं, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। और जो लाइट ग्रीन कलर में हैं वो एडहॉक कंट्रीज हैं। ठीक है, तो वो 22 देश जो इसका हिस्सा हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए के साथ साथ यूके, नीदरलैंड्स और कनाडा शामिल हैं। ये तो 6 देश हो गए। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, स्वीडन, रशिया, साउथ कोरिया, इटली, ब्राजील, बेल्जियम, डेनमार्क, आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे, जापान, इजराइल, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और फिनलैंड, ये 22 देश हैं जो कि हिस्सा हैं किसका, पेरिस क्लब का। आईएमएफ की बात करते हैं जिससे अच्छे पैकेज दिलवाने की बातचीत चल रही है। आईएमएफ जो है ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हेडक्वार्टर्ड है वॉशिंगटन डीसी में। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत बनाया गया था, 1945 में एग्जिस्टेंस में आ गया। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करके स्टेबलाइज करने के एफर्ट्स करते हैं। आईएमएफ का मिशन है कि वो ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाएं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करें और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर किया जाए और पूरी दुनिया में पॉवर्टी को कम किया जाए। So that is the objective of IMF. Let's proceed with the next article and that is about Indians electric love. मतलब कि हमें बिजली से बहुत प्यार है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिजली के तारों को जाके छू लेते हैं और उससे झटका खाते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी से प्यार है। नो, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ इंडियंस इलेक्ट्रिक लव। यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक लव की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवीज। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल है इंडिया में वो 1 लाख यूनिट पार कर गई है। मतलब कि 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में लोगों ने खरीदा है। कई सारे कारण रहे कि आखिर अचानक से पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदा गया। 67% इंक्रीज है पिछले साल की तुलना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल में, और ये बहुत बढ़िया बात है। ना केवल 4 व्हीलर्स बल्कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स भी खूब खरीदे गए हैं और ये रिकॉर्ड हाई रहा है, 7,58,000 यूनिट्स इस साल तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की खरीद ली गई। 25% ज़्यादा है ये पिछले साल की तुलना में। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन मतलब सेल बढ़ी है, स्टिल इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी उतनी इस्तेमाल नहीं की जा रही जितनी की जानी चाहिए। कई सारे कारण हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी महंगे हैं, एंग्जाइटी रहती है कि कितना बढ़िया काम करेगा और चार्जिंग इंफ्रा है नहीं। बीच में डिस्चार्ज हो गया तो किसके घर पे जाके चार्जिंग पॉइंट मांगने लग जाओगे, कोई देगा क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने फेम पॉलिसी ऑप्ट की थी। फेम पॉलिसी का फेज 2 अभी एक्सटेंड किया गया था, हालांकि वो भी खत्म ही होने वाला है। फेम स्कीम को 2015 की अप्रैल 1 को लॉन्च किया गया था और 895 करोड़ रुपीस सरकार ने इधर अलोकेट किया था फॉर द पर्पज ऑफ फेम। ये कहा गया था कि इसका इस्तेमाल हम इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पेनिट्रेशन को प्रमोट करने के लिए करेंगे। अभी उसके बाद जब ये खत्म हो गया फेज 1, देखो फेज 1 जो है वो 2019 में खत्म हो गया, 4 सालों के लिए था। तो फेज 1 के बाद फेज 2 शुरू किया गया जिसमें 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया था 3 सालों के लिए, यानी कि 19 से 22 तक ये चलना था। तो 31 मार्च 2022 को फेज 2 खत्म हो रहा था, लेकिन इसके बाद मतलब 31 मार्च को खत्म होने से पहले 2022 में इसको 2 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। इट सिंपली मीन्स कि अभी हम फेम के फेज 2 पार्ट में हैं और ये 31 मार्च 2024 तक चलने वाला है, जो कि बिल्कुल क्लोज है। डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के तहत ये स्कीम एडमिनिस्टर करती है। अब देखते हैं कि मार्च में खत्म हो जाने के बाद सरकार इस फेम पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल को, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए और क्या करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारा वही आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग फ्रंट पेज पर चर्चा कर रहे थे, स्टेशियो शिव शक्ति। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने फॉर्मली अपने प्लेनरी सिस्टम नॉमेनक्लेचर में हमारे स्टेशियो शिव शक्ति नाम को अप्रूव कर दिया है। ये चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर की साइट है जहां पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। देखो, जब 2008 में हमने चंद्रयान 1 भेजा था तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जहां पर हमने मतलब जो इम्पैक्ट प्रोब है मून का
हम उस जगह का नाम जवाहर पॉइंट रख देते हैं। ठीक है, ये प्रपोज्ड लैंडिंग साइट हुआ करती थी। ठीक है, प्रपोज्ड नेम था इनफैक्ट लैंडिंग साइट चंद्रयान 1 के लिए, ऑल्दो हमने उस समय लैंडर भेजा नहीं था। तो चूंकि हमने लैंडर भेजा नहीं था तो ये मामला बनता नहीं था। चंद्रयान 2 हमने भेजा तो उसकी जो लैंडिंग साइट थी उसको सितंबर 2019 में तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया था। ऑल्दो हमारी वो सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई थी, तो तिरंगा पॉइंट के ऊपर हमारी जो है वो क्रैश लैंडिंग हुई थी। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करी, और जब सॉफ्ट लैंडिंग करी तो हमने उस साइट को स्टेशियो शिव शक्ति नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन हमारे नाम देने से कुछ नहीं होता ना, पूरी दुनिया को वो नाम अप्रूव करना होगा। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने फॉर्मली इस नाम को एक्नॉलेज कर लिया है कि भाई आपने जो शिव शक्ति नाम दिया था ये नाम हमको बड़ा पसंद आया है और हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया इस लोकेशन को इसी नाम से जाने। आइए बात करते हैं IAU के बारे में, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये है क्या भला, आखिर ये क्यों हमारे नाम को अप्रूव कर रहा है? 1919 में इसको बनाया गया था। ये इंटरनेशनल प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एंडेवर है पूरी दुनिया के लिए, मतलब सभी लोग मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। इसका जो मिशन है वो ये है कि हम लोग एस्ट्रोनॉमी के अलग अलग एस्पेक्ट को सिक्योर करें, यहाँ पे रिसर्च, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करें। मेंबरशिप में कई सारे दुनिया भर से जो स्कॉलर्स होते हैं PhD लेवल के, रिसर्च एंड एजुकेशन फील्ड के, एस्ट्रोनॉमी के, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। IAU की जो मेंबरशिप राइट नाउ है वो 92 कंट्रीज़ की है और 85 को नेशनल मेंबर का डेजिग्नेशन दिया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की और बात करें तो ये लगातार काम करते रहते हैं। नॉमेनक्लेचर इनकी जिम्मेदारी है। कोई नई बॉडी आ गई तो उसको क्या नाम देना है, या फिर किसी नई लोकेशन को स्पॉट किया गया है तो उसे कैसे डिसाइड करना है कि उसका क्या नाम रहेगा, ये सब यही करते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को नाम देते हैं, उनकी मेरिट हिस्ट्री और प्रिविलेजेस के बेसिस पे। IAU की जो जनरल असेंबली है वो हर 3 साल में एक बार मुलाकात करती है और वहाँ पे सभी प्रोफेशनल्स मिलकर बातचीत करते हैं। फ्रांस के पेरिस में ये हेडक्वार्टर्ड है। ठीक है, चलिए हमारा अगला आर्टिकल ऑपरेशन संकल्प के बारे में है। यमन के हौतीज ने खूब बवाल कर रखा था। जिस शिप को देखो उसी शिप के ऊपर हमला कर देते थे। बड़ी चिंता हो रही थी इंडिया को भी, क्योंकि हमारा भी काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड होता है गल्फ ऑफ ओमान से। ठीक है, तो देखिए 14 दिसंबर 2023 में माल्टा फ्लैग्ड एक बल्क कैरियर हुआ करता था MV रूएन, उसको हाईजैक कर लिया गया था। उसके बाद कई सारे शिप्स के ऊपर हौती के जो रेबेलियंस थे उन्होंने हमला किया। हौती रेबेलियंस थे यमन के। तो भारत सरकार ने फैसला किया कि हम हमारे जो शिप्स हैं उनको एस्कॉर्ट करते हुए इस पूरे रीजन को पार करवाएंगे कि कोई उनके ऊपर हमला करने या हाईजैक करने की कोशिश ही ना करे, सोचे ही ना। इसी पर्पज से हमने मार्च 23 2023 को, या काफ़ी बाद में 2023 को नहीं, ये तो 2023 की मार्च 23 को 100 दिन पूरे हो गए हैं ऑपरेशन संकल्प के। तो जब कई बार मल्टीपल अटैक्स हो रहे थे तो हमने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया। ऑपरेशन संकल्प के अभी 100 दिन पूरे हुए हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में आ गया है। गल्फ ऑफ ओमान में मर्चेंट शिप्स के ऊपर लगातार अटैक्स होते रहे। जून 2019 से ही ये मामला चल रहा है। इसी चीज़ को इंश्योर करते हुए ऑपरेशन संकल्प को लॉन्च किया गया गल्फ रीजन में। ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भी ऐसा शिप जो इंडिया का है, इंडियन फ्लैग्ड है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जा रहा है, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। देखो ये गल्फ ऑफ ओमान, ये इंडियन ओशन का पार्ट बन जाता है। इसके बाद ये है स्ट्रेट ऑफ ऑर्मुज। जो स्ट्रेट ऑफ ऑर्मुज है, गल्फ ऑफ ओमान में कोई शिप आएगा, उसके बाद वो स्ट्रेट ऑफ ऑर्मुज से गुजरते हुए ये पहुंच जाता है, इस पूरे रीजन में आ जाता है। नाउ ये जो रीजन है दैट इज पर्शियन गल्फ। तो गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए स्ट्रेट ऑफ ऑर्मुज को क्रॉस करते हुए पर्शियन गल्फ में एंट्री होती है किसी भी शिप की। इस पूरे रूट को सेव करना एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था। लगभग डेली बेसिस पे ऑपरेशन संकल्प के तहत इंडियन नेवी 16 इंडियन फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल्स को एस्कॉर्ट करते हुए इस पूरे रीजन को क्रॉस करवाती है कि भाई साहब चलो हम साथ में चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गल्फ ऑफ ओमान के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूँ। अरेबियन सी का ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला ओमान और ईरान के ईस्टर्न पोर्शन में आ जाता है। 560 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ ऑर्मुज से होते हुए एक बहुत ही क्रूशियल लिंक है जो अरेबियन सी में शिप्स को एंट्री देता है। वाइटल शिपिंग रूट है। यहाँ से ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन से, पर्शियन गल्फ के रीजन से जो ऑयल है उसको इंपोर्टिंग कंट्रीज में भेजा जाता है। चूँकि अरेबियन सी की ये एकमात्र एंट्री पॉइंट है इंडियन ओशन से में, अगर आपको पर्शियन गल्फ से होते हुए एंटर करना है तो फिर आपको यहीं से जाना होगा। इसीलिए
इस पूरी रीजन की जो सिक्योरिटी है वो सभी के हित में होती है, वो लोग जो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं और वो लोग जो इंपोर्ट करते हैं। पर्शियन गल्फ की बात करते हैं। पर्शियन गल्फ यानी कि ये जो रीजन है, जो पर्शियन गल्फ है वो अरेबियन गल्फ के नाम से भी जाना जाता है। ये अरेबियन पेनिनसुला और साउथ वेस्टर्न ईरान के बीच में आपको लगभग 990 किलोमीटर के स्ट्रेच में मिलेगा। इसकी विड्थ जो है वो 340 किलोमीटर्स की है, और मतलब मैक्सिमम लेवल पे जहाँ पर आपको इसका स्ट्रेच कम मिलेगा वहाँ पर भी ये 55 किलोमीटर का तो मिल ही जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में। 2/3 दुनिया का जो प्रूवन ऑयल रिजर्व है वो आपको यहीं पे मिलेगा, और 1/3 प्रूवन नेचुरल गैस का रिजर्व भी यहीं पे मिलेगा। वाइटल मैरीटाइम रूट है सी ट्रेड के लिए, और इसीलिए यहाँ पे लार्ज टैंकर्स का हैवी ट्रैफिक रहता है। इस पूरी रीजन की सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी होती है। चलिए, जो हमारा अगला आर्टिकल है दैट इज अबाउट भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे भूटान के विजिट पे, और वहाँ के जो किंग रहे उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो ग्रांट किया, एंड दैट इज ड्रूक ग्याल्पो, अगर मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ तो उन्हें ये दिया गया। और इस ऑनर को अवेल करने वाले वो दुनिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, या फिर ये पहले नॉन भूटानीज कोई हेड ऑफ द गवर्नमेंट है जिनको ये ऑनर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति की सोसाइटी के एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए ये ऑनर दिया जाता है, उनकी सर्विस, इंटीग्रिटी और लीडरशिप के लिए। किसी भी व्यक्ति को जिसको ये दिया जाता है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, जो भूटानीज वैल्यू के साथ काम कर रहा हो। पीएम मोदी पहले फॉरेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट है जिनको ये ऑनर मिला है, और ये दिखाता है कि भूटान और इंडिया कितने ज़्यादा नज़दीक और क्लोज हैं। कुछ सवाल आपके लिए। IMF के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, आपने बताना है कौन सा करेक्ट है। ये किसी भी कंट्री को ग्रांट या लोन देता है, ये लोन देता है, ये केवल डेवलप कंट्रीज को लोन देता है, ये केवल मेंबर कंट्रीज को लोन देता है, ये सेंट्रल बैंक की जो कंट्री के सेंट्रल बैंक होता है उसे लोन देता है। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न भी बहुत ही सिंपल सा है। एक टर्म है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये किससे एसोसिएटेड है? IMF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशंस? आप इन दोनों सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आपको पता है सेशन की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस QR कोड को स्कैन करिए, मेरे चैनल पे जाइए, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। 8000 लोगों ने ऑलरेडी उसको ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी कर लीजिएगा, और वहीं से आपको ये PDF मिल जाएगी। बाकी हर बार की तरह लास्ट में मैप बेस्ड क्वेश्चन, ये है मिडिल ईस्ट का मैप, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप देखिए गल्फ कंट्रीज का ये पूरा ग्रुप है। ये जो रेड कलर में कंट्री है आपने बताना है कि इसका नाम क्या है और इसकी कैपिटल क्या है। इन दोनों को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।